हेलो एवरीवन, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको कभी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि कैसे एक सेंटेंस में इन तीनों को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक सेंटेंस में इन तीनों की पहचान कैसे की जाती है। अगर आपको इन तीनों को अच्छे से समझना है ना, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, लेकिन ये आपको मिलेगा ज़रूर। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो वाली सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये वो वाली सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट अलग होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कर्ता। तो क्या होता है सब्जेक्ट? देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, मतलब क्रिया को करने वाला। हिंदी में मतलब समझिए कि कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो किसी वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। यानी कि सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी सेंटेंस में व्यक्ति और वस्तु दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, आप, दे का मतलब होता है वे लोग, ही का मतलब होता है वह, और इसका यूज़ पुरुष के लिए किया जाता है। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका यूज़ स्त्री के लिए किया जाता है। इट का भी मतलब होता है यह, लेकिन इसका यूज़ जानवर, मौसम, समय या निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, घर, ये सारी चीज़ें निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनके लिए इट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है दिस। इसका मतलब होता है यह, मतलब जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपके पास है तो हम वहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, मतलब यह किताब आपके पास में है, इसलिए यहाँ दिस का यूज़ हुआ है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। मतलब इस सेंटेंस से ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके पास में ही है, इसलिए यहाँ दिस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दैट। इसका मतलब होता है वह। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होता है, उसके सेंस में हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। वह कार तुम्हारी है, दैट कार इज़ योर्स। या अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं कि अरे उस लड़की को देखो, मतलब वो लड़की आपके पास में नहीं है, वो दूर है कहीं पे, तो हम दिखाकर बोलते हैं ना कि लुक एट दैट गर्ल। तो इन तीनों सेंटेंस से पता चल जा रहा है कि जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो हमसे कहीं दूर पर है, इसलिए यहाँ दैट का यूज़ किया गया है। इसके बाद है दिस। दिस का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। तो ये वह सारे शब्द हैं जो एक वाक्य में यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने हाईलाइट करके एक लाइन लिखा है, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कैसे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। ये दो ही हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब बहुत लोगों को यही पता नहीं होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले नाउन को समझिए कि नाउन क्या होता है।
तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप उसके नाम से बुला सकते हैं वही आपका नाउन होता है। जैसे कि आपको भी याद होगा कि स्कूल में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को ही इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, कॉपी, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, मिल्क, शुगर, काऊ, दिल्ली, पटना। इस तरह किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम, ये सारी चीज़ें आपकी नाउन है जिसे आप उसके नाम से बुलाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोनाउन? इसका आंसर होगा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि बार बार उसी संज्ञा यानी नाउन को दोहराना न पड़े और आपका जो सेंटेंस है वह सरल, वह स्पष्ट बने। तो यहाँ आप प्रोनाउन को देख लीजिए जो नाउन की जगह पर आते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, माइन, योर्स। ये सारे प्रोनाउन हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में किसी लड़के का नाम को रिप्लेस करके आपको प्रोनाउन वर्ड यूज़ करना है, तो उस लड़के के नाम की जगह पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ही। अगर लड़की का नाम है तो उसके जगह पर सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? शी। तो यही सब हमारे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाम के जगह पर आते हैं और वाक्य को सुंदर बनाते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ तक तो आपने सीखा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और थोड़ा बहुत हमने सीखा नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब हम सीखेंगे उस ट्रिक के बारे में जिससे कि आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का ट्रिक होता है आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस से पूछिए, जो भी आपका सेंटेंस है उससे पूछिए कौन या क्या। जो भी आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगर कोई पर्सन है तो हु पूछ लीजिए, अगर कोई थिंग यानी वस्तु है तो व्हाट पूछिए। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिए सेंटेंस क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब सेंटेंस में देखिए कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, यानी क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो यही हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राधा स्कूल जाती है। राधा गोज टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखिए कि स्कूल कौन जा रही है। यहाँ पर भी कौन का आंसर आया? राधा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये कलम अच्छी है। दिस पेन इज़ गुड। अब आप सेंटेंस से पूछिए कि क्या अच्छा है, मतलब व्हाट। इस वर्ड के आंसर में आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कलम, क्योंकि कलम अच्छी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, मतलब स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए सेंटेंस से कि क्या हानिकारक है, व्हाट। तो व्हाट के रिप्लाई में आपको आंसर मिलेगा धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। तो यहाँ आपने समझा कि किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट की रिप्लाई में जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देख लेते हैं वर्ब यानी कि क्रिया किसे कहते हैं।
तो देखिए सीधे सीधे एक लाइन में समझिए कि दिन भर में जो भी हम काम करते हैं ना वही क्रिया है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो किया वही क्रिया। आई मीन द एक्शन वी डू इज़ अ वर्ब। तो इसका मतलब हुआ जो हम काम करते हैं वही वर्ब यानी क्रिया है। जैसे आना, जाना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सारे एक्शन वर्ड है। इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो यही हो गया आपका वर्ब। अब हिंदी में इसका मतलब समझिए कि वर्ब यानी क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर क्या कर रहा है। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रही हूँ कि वर्ब यानी क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता आखिर क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा कि जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वह होती है आपकी सब्जेक्ट। लेकिन जब यही सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो वह हो जाएगा आपका वर्ब। अब हम देखेंगे कि वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए वर्ब यानी क्रिया के अंत में ना होता है। क्या होता है? ना होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, स्लीप का मतलब होता है सोना, प्ले का मतलब होता है खेलना, रीड का मतलब हुआ पढ़ना, राइट लिखना, कम आना, गो का मतलब होता है जाना, लाफ का मतलब होता है हंसना, स्पीक का मतलब होता है बोलना। यहाँ पर देखिए कि जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया, जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, बोलना, आना, जाना, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये सारे आपके हो गए वर्ब यानी कि क्रिया। अब क्रिया की एक खास बात होती है कि ये अपना रूप सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। जी हाँ, क्रिया अपना रूप सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, क्योंकि जिस तरह के आप सेंटेंस बोलना चाहेंगे उसी के अनुसार आप वर्ब की फॉर्म को लगाएंगे। अब देखिए वर्ब यानी क्रिया अपना रूप कैसे बदलता है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गॉन का मतलब होता है जा चुका है, गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, और गोज का मतलब होता है जाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, इटन का मतलब होता है खा चुका है, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, और ईट्स का मतलब होता है खाना। इस तरह से आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, मैंने कुछ वर्ब के एग्जाम्पल बताए। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना सेंटेंस आप कभी नहीं बना सकते। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट यानी विषय वस्तु को समझ लेते हैं। सो क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है? मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। हिंदी में इसका मतलब समझिए, ऑब्जेक्ट वह होता है जो काम को रिसीव करता है, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका असर जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, प्ले हो गया आपका वर्ब जो काम हो रहा है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। जब आप खेल रहे हैं तो उसका असर किस पर पड़ेगा? फुटबॉल पर। क्यों? क्योंकि आप उस पर किक मारेंगे ना, उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा फुटबॉल पर, तो वो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है आपके खेलने से। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है,
ड्रिंक वर्ब है और वाटर आपका ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह फल खाता है। ही ईट्स फ्रूट्स। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इट्स यानी कि ही जो काम कर रहा है खाने का, ईट्स करने का, तो ये आपका वर्ब है। और क्या खा रहा है? फ्रूट्स। तो फ्रूट्स इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी। तो इसमें आपका ही सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। अब लास्ट के 3 सेंटेंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। इन तीनों सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन तीनों की पहचान करनी है और तीनों को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना समझा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन तीनों की पहचान एक सेंटेंस में हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।